प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इन्होंने प्रश्न एक पूछा है, जिनकी ये कुंडली है कि 12वें भाव में गुरु मंगल और सूर्य बैठे हैं, उनका कैसा प्रभाव रहेगा, और बाकी इनकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं पंचांग से अपने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। इनका जन्म होता है भाद्रपद माह में। तो भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो ध्यान से समझिएगा। तो भाद्रपद के जो जातक जन्मे हैं वो हैं बुद्धिमान, भद्र पुरुष जिनको कहते हैं। उनमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो मृत्यु के बाद के किसी भी दान पुण्य में, या जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसको भी आदर देना है, जीवन में देना है, उसके जीवन के समाप्त होने के बाद नहीं। मतलब जीते जी ही व्यक्ति सेवा करने वाला होता है। मृत्यु के बाद वो सेवा करे ना करे, उसके नाम पे दान करे ना करे, पर मृत्यु से पहले माता और पिता, इष्ट मित्र, सगे संबंधी सबके साथ अच्छे संबंध विकसित करने वाला होता है। वैसे मृत्यु के बाद भी हमारा ये पुनित कर्तव्य होता है कि हम अपने पितरों के निमित्त दान दें। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदाने न, है ना। ऐसे तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ व्यक्ति जीवन में विश्वास करने वाला होता है। मृत्यु में विश्वास है, पर मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के निमित्त किए गए दान पुण्य में थोड़ा कम विश्वास है, जो होना चाहिए। ऐसा दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी पापक ग्रह होंगे, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि, ये सारे के सारे बलवान हो जाएंगे। और दक्षिणायन में एक फायदा ये होता है कम से कम कि व्यक्ति साहसी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जितने भी लोग जो दक्षिणायन में जन्मे होते हैं वो बड़े ही विधिवत पूजा पाठ करने वाले होते हैं। पर एक परेशानी क्या होती है, इनको ना भोजन में विधि निषेध नहीं होता। भोजन में विधि निषेध का अर्थ क्या होता है कि वो जो भी भोजन करेंगे या जो भी उनका भोजन होगा, वो कई बार भक्ष्याभक्ष के सिद्धांत को अपनाने वाला नहीं होगा। मतलब क्या है कि वो कुछ भी ग्रहण कर लेने वाला होता है, कुछ भी खा जाएगा, कुछ भी भोजन कर लेगा। तो ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे, शरद ऋतु में इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे शरद ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आलस्य की थोड़ी प्रवृत्ति होती है, लेकिन लक्ष्य उनका बड़ा ऊंचा रहता है और आगे बढ़ने की बड़ी भूख होती है। शनिवार को जो लोग जन्मे हैं, इनका जन्म शनिवार को हुआ है। और जरा ध्यान से देखिए, तो शनि इस कुंडली के लिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ, इन दोनों भावों के स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं। केंद्र का स्वामी धन भाव में बैठा, उसके ठीक पीछे शुक्र राहु बैठे हैं, और जहां बैठे हैं शनि, उस भाव का अधिपति मंगल 12वें भाव में बैठा है। लग्न पे राहु और केतु का असर है। इस वजह से व्यक्ति के पास धन बचाने में बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाला और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला, पूर्व के आयु में सुख थोड़ा कम प्राप्त करने वाला, और उत्तर की आयु में उत्तरार्ध का जो जीवन होता है उसमें सुख प्राप्त करने वाला होता है। और बहुत ही मोटा और गंभीर धन कमाने वाला अपनी वाणी और अपनी आयु और अपने शरीर की आकृति और शरीर का जो रंग रूप है, ढांचा है, उससे वाणी का कोई मैच नहीं होगा। मतलब कैसे, मेरे कहने का अर्थ है, जैसे मैं मुंबई गया था तो एक वहाँ पे फिल्म में काम करने वाले के घर रुका था मैं। तो उनकी कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठे थे। तो जब मैं उनसे नहीं मिला था, जब उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा कि इस व्यक्ति की वाणी कितनी प्रगल्भ है, शंख की भांति है, गंभीर है। और जब मैं मुंबई गया तो उनके यहाँ ही मुझे उन्होंने बोला कि पंडित जी आइए, मेरे यहाँ रुक जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वैसे भी पहली बार गया था और मुंबई तो वैसे ही मुंबई है। तो मैंने उनकी कुंडली में ये चीज़ महसूस की कि उनके शरीर से उनकी वाणी का कोई मैच नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि द्वितीय भाव में शनि बैठते हैं। तो अब दो बातें दिखाएंगे
क्या दिखाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में जो भी प्रश्न बनेंगे वो बड़े ही गंभीर बनेंगे, और उसके दिमाग में जितने भी थॉट प्रोसेस में जितने भी विचार बन रहे हैं वो अपनी आयु से बूढ़े और वृद्ध, अनुभवी और बड़े बन रहे हैं। तीसरा क्या होगा कि वो व्यक्ति अपनी अवस्था, जैसे इनका जो जन्म है जो भी यहाँ हो, पर व्यक्ति अपनी अवस्था से ऊंचा होता है या अपनी अवस्था से ज़्यादा अनुभव इकट्ठा कर लेने वाला होता है। 10 साल का रहेगा तो उसके पास अनुभव मान के चलिए कि 20-25 साल का है, 15 साल का है, मतलब अपने उम्र से ज़्यादा का अनुभव उसने इकट्ठा किया है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा मन को बड़ा बेचैन करते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में मैं बात कहूँ कि अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या इतने के करीब के हैं तो ये चंद्रमा क्षण चंद्रमा कहे जाते हैं। और ऐसे चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में अनियमितता, अनिरंतरता और अव्यवहारिकता ये तीनों ही देने वाले हो जाते हैं। ऐसा आश्लेषा नक्षत्र इसमें जन्म हुआ तो चंद्रमा क्या हो गए? चंद्रमा हो गए पापक। अब चंद्रमा पापक होंगे तो इसका अर्थ होगा कि दशम स्थान में व्यक्ति व्यापार की तरफ भी जाएगा और नौकरी की तरफ भी जाएगा। पर कई बार यहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय के पीछे ज़्यादा जाना चाहता है, स्वतंत्र व्यवसाय के पीछे ज़्यादा जाना चाहता है। और वो क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही हैं, शुक्र स्वग्रही हैं, बुध एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी स्वतंत्र बैठे हैं और उनके ठीक पीछे चंद्रमा बैठा है। चतुर्थ स्थान के स्वामी जहां बैठे उसके ठीक पीछे शुक्र राहु, चतुर्थ स्थान यानी कि भवन, भूमि, वाहन, मानसिक सुख, सांसारिक सुख, इसके प्रति व्यक्ति का व्यय दिखेगा शुक्र और राहु के कारण। धन भाव के स्वामी 12वें गुरु और सूर्य के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार यहाँ पे क्या कहा कि 12वें भाव में गुरु, मंगल और सूर्य यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि यहाँ ये जो स्थिति बनी है चंद्रमा की, ये व्यक्ति को स्वतंत्र मानसिकता का बनाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो अच्छी होगी कि व्यक्ति अपने पद से ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा का भूखा होगा। मतलब यहाँ व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसको बहुत गंभीर पद दे दिया जाए, ये उसके जीवन में प्राइमरी लेवल पे चीज़ नहीं काम करेगी। उसके लिए प्राइमरी लेवल पे ये बात काम करेगी कि मुझे जहाँ भी मिले प्रतिष्ठा मिले। और 12वें भाव में सूर्य, मंगल और गुरु का प्रभाव तुला लग्न की कुंडली के लिए कमज़ोर परिणाम देने वाला हो जाएगा। ये जो गुरु, मंगल और सूर्य हैं ये तीनों आपस में परम मित्र हैं, पर ये मेष, सिंह और धनु लग्न की कुंडली के लिए अगर 12 में बैठेंगे तब अच्छे परिणाम देंगे। अन्यथा जीव सूर्य कुजैर योगे प्रचंड सत्य भाषण, शास्त्र कहता है जीव मतलब गुरु, सूर्य, कुज मतलब मंगल को कहा जाता है, योगे योग, इन तीनों का योग, जीव सूर्य कुजैर योगे प्रचंड सत्य भाषण, प्रचंड होता है, सत्य भाषण करने वाला होता है। तो अब क्या होगा यहाँ कि 12वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति की वाणी, चूंकि वाणी भाव में शनि बैठ गए और मैंने पूर्व में बात कही विचार जो बन रहे हैं वो कई बार बूढ़े बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, गंभीर बन रहे हैं। और इस कारण से कि 12वें भाव में ही गुरु, मंगल और सूर्य चले गए और प्रचंड सत्य भाषण का सूत्र लागू हो गया, तो प्रचंड बोलेगा, सत्य भाषण बोलने वाला सत्यभाषी होगा। और इस कारण से उसके कुटुंबजन, उसके मित्रजन, उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार, इष्ट मित्र होंगे, वो इस सत्य भाषण बोलने के कारण या सत्यभाषी होने के कारण शत्रु बन जाएंगे। और कई बार इसी सत्य बोलने की अच्छी आदत के बावजूद व्यक्ति के शत्रु मित्र नहीं बन पाते और मित्र शत्रु बन जाते हैं। जो मित्र था वो तो शत्रु बन गया, पर जो शत्रु था वो मित्र नहीं बना। और दूसरा, पैतृक संपत्ति जाती रही, पिता के रहते अनबन रहेगी, पिता चले जाएंगे तब उनकी उपयोगिता सिद्ध होगी। ऐसा मेहनत खूब करने का बल मिलेगा, पर कई बार व्यक्ति को गलत जगह पे मेहनत करते देखा जाता है। क्यों मैंने बात कही? क्योंकि शास्त्रकार ये लिखते हैं कि तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु, मंगल और सूर्य का 12 में जाना अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु भी अच्छे नहीं होते, मंगल भी अच्छे नहीं होते और सूर्य तो किसी कुंडली में बुरे होते नहीं हैं।
मंगल और गुरु के 12वें जाने से एजुकेशन बाधित होती है कई बार परिस्थितियों के कारण, और व्यक्ति बहुत ही सतह से आगे बढ़ने वाला होता है। उसको जो भी मिलेगा वो स्वयं से जनरेट करेगा अपने पराक्रम के बल पे। क्यों ऐसा? क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी के साथ तृतीय के कारक मंगल एक साथ बैठे हैं। तो तृतीय के कारक मंगल 12वें, तृतीय के अधिपति गुरु 12वें, और सूर्य और मंगल और तीनों ये अग्नि तत्व के और वायु तत्व के ग्रह होते हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के, गुरु हो गए वायु तत्व के। तो ये जो अग्नि है वो जलती रही लेकिन बाहर जलती रही, उसका समुचित लाभ व्यक्ति के जीवन में कई बार कम सा मिलता है। क्लियर है? तो ये बात मैंने पंचांग के आधार पे बताई थी, पर यहाँ पे आप लोगों को यहाँ भी उसका जिक्र कर दिया। आश्लेषा नक्षत्र पे हमारी बात थी। ओम सर्पेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। मिट्टी के सर्प की आकृति बना करके, जहाँ चूहा बिल बना लेते हैं और वहाँ पे मिट्टी जो एकदम बिल्कुल चिकनी मिट्टी हो जाती है ना, चूहे का किया हुआ मिट्टी, वो चूहे के बिल के पास आप जब देखेंगे तो वहाँ पे मिट्टी बड़ी छोटे छोटे गोल गोल बन जाती है। उसको हमारे यहाँ उसकी बड़ी पूजा होती है, उसकी बड़ी महिमा है। तो उस मिट्टी से, या सर्प का जो बिल है, उस सर्प के बिल के पास जो मिट्टी मिल जाए बाहर से, ये हाथ मत लगा लेना, तो वहाँ की मिट्टी से निकाल के सर्प की आकृति बना करके पुष्प अर्पित करिए, पुष्प की माला अर्पित करिए, अक्षत चंदन गंध धूप दीप नैवेद्य भोग लगा करके, और इसी ओम सर्पेभ्यो नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लेना चाहिए। पटमूल एक जड़ होता है, पटमूल की जड़ को गले में धारण करना चाहिए। इससे होगा ये कि व्यक्ति को नक्षत्र से संबंधित जितने भी दोष बने हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। और आप जरा गौर से देखें तो गुरु मंगल और सूर्य में से सूर्य ने किसी को अस्त नहीं किया है, सूर्य ने मंगल को अस्त किया है, जो इस कुंडली के मारकेश हैं। तो मारकेश अगर अस्त है तो इससे बढ़िया कुछ होता नहीं। तो मंगल वहां अस्त होकर के कई बार दाम्पत्य में परेशानी देंगे, दाम्पत्य को कंफ्यूज करेंगे, पत्नी को उम्र का बड़ा सुख कम सा मिलता है, या कई बार अगर उम्र है भी, आयु है भी, तो उसमें रुग्णता देखने को मिल जाती है, वहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिल जाता है, उसके कारण धन व्यय होते देखा जाता है। पर ऐसे मैं आपको एक बात और भी कह दूं कि देश काल और पात्र के आधार पे जो अवस्था इनके, उसके आधार पर विवाह टूटने के योग इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। कुंडली मिला करके नहीं करेंगे तभी टूटने का योग बनेगा, अन्यथा इस कुंडली में विवाह टूटने का योग नहीं लगा है। आगे बढ़ूंगा। सिद्ध योग, तैतिलकरण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। इस कारण से कि राक्षस गण है, कभी कभी व्यक्ति में प्रवृत्ति, वही मैंने बात कही ना, वो भक्ष्या भक्ष के सिद्धांत में या भोजन में, जीवन जीने में, जीवन के पद्धति में विधि निषेध का पालन नहीं करता है। क्या विधि है और किसका निषेध है, ये पालन व्यक्ति नहीं करता है। ज्योतिषी होगा, ज्ञानी होगा, धर्मज्ञ होगा, शुद्ध आचरण करने वाला, मर्मज्ञ, बड़ों का आदर, ग्रंथ की आरती उतारने वाला, ग्रंथ की आरती मतलब कपूर की आरती नहीं, ग्रंथ का आदर करने वाला, ग्रंथ के जो तत्व के एक जानकार हैं, तत्ववेताओं को आदर देने वाला होता है, और किसी को भी अपने ज्ञान से कमज़ोर नहीं समझता, मतलब ज्ञानी है, उच्च कोटि का, बेहतर व्यक्तित्व का मालिक। तुला लग्न मतलब संतुलन बड़ा अच्छा बना है। पर एक बात जो कमज़ोर होगी द्वितीय भाव के शनि के कारण और 12वें भाव के मंगल के अस्त होने के कारण, कि व्यक्ति कई बार अपने धन में, अपने जिम्मेदारी में संतुलन नहीं बना पाता है, या जबकि भी ये भी बात कहते हैं कि व्यक्ति के पास आमदनी से ज़्यादा कई बार व्यय होते ज़्यादा देखा गया है। इतना ही नहीं, उसके धन से कई लोग जीवित होंगे, लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तो सब लोग मर जाएंगे। बात बहुत गंभीरता से समझिएगा। आपके लिए कोई जीवित नहीं है, आप सबके लिए जिंदा हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल अस्त हैं। और दूसरा कि व्यक्ति ने निर्णय भी गलत लिए। व्यक्ति ने निर्णय गलत लिए क्यों? क्योंकि मंगल कमज़ोर या मंगल अस्त। कमज़ोर थे तो ठीक थे, उन्होंने लंबी आयु दे दी, लेकिन परेशानी क्या थी कि उन्होंने जीवन में बड़ी गलतियां भी करवाई। ऊर्जा जहां नहीं लगाना था व्यक्ति वहां भी खटता रहा, जिस पे विश्वास नहीं करना था उस पे भी विश्वास करता रहा, जिसको नहीं देना था, जहां दान नहीं करना था वहां भी दान किया है, जहां पुण्य करना जरूरी था वहां नहीं किया, जहां क्रोध करना था वहां नहीं किया, जहां नहीं करना था वहां क्रोध करके दुश्मनी बटोर ली।
तो ये जो असंतुलन है वो क्यों है? आश्लेषा के कारण। एक बार आप लोगों को याद होगी बात, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक समय शोर हुआ था ये कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, और भगवान राम के जो चारों भाई थे, भगवान राम 4 भाई थे ना, तो उसमें से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जो जन्म हुआ था वो इसी आश्लेषा नक्षत्र में ही हुआ था। बासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी को विधिवत सर्प की पूजा करनी चाहिए। अपने हाथों से तांबे का, चांदी का, पीतल का, किसी भी धातु से निर्मित बासुकी नाग के आकृति का सर्प किसी शिव मंदिर में अर्पित करना चाहिए, विशेषतया तांबे का, है ना। ये बात बहुत अच्छी है। दूध शिव जी पे अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ इस कुंडली के हिसाब से चने की दाल को उबाल लीजिए और उसके बाद गाय को ले जा करके खिला दीजिए। चने की दाल को उबाल लीजिए, मसूर की दाल को उबाल लीजिए, पानी में उबालना है, फुलाना नहीं है, भिगोना नहीं है, उबालना है, और उसके बाद ले जा करके किसी गौशाला में गाय को खिला दीजिए। महीने में 1 दिन भी अगर बनता है, या लगातार भी अगर 40-45 दिन कर देते हैं तो मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए। ठीक है। अब मैं आपको इनकी कुंडली पे ग्रह स्थिति में लेके आता हूँ। 5 अंश का लग्न बना, जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में कभी कभी कमजोरी देखने को मिलती है। व्यक्ति कामोत्तेजक भावनाओं से प्रेरित होता है। व्ययाधिक्य जीवन में बना रहता है। द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं 15 अंश के अपने ही नक्षत्र में, इस वजह से धन गंभीर है, आएगा, पर व्यक्ति को रखने में दिक्कत होगी। हालांकि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति अपने माता के आशीर्वाद से इकट्ठा कर लेता है। लग्न में राहु और शुक्र, लग्नेश के साथ ही राहु बैठेंगे, इस वजह से राहु की दशा इस कुंडली में कष्टदायक नहीं होगी, अपितु धनवान बनाने वाली और मन को शांति प्रदान करने वाली, जिम्मेदारियों से मुक्ति देने वाली, बच्चों से लाभ प्राप्त करने वाली, परिवार से सुखी जीवन बिताने वाली। ये राहु में शुक्र का अंतर चलेगा तब, अभी जैसे चल भी रहा है, 2026 के अगस्त तक चलेगा, तो एक तरीके से ये एक अच्छी दशा चल रही है, मैं इसे खराब नहीं कहूँगा। साथ ही साथ राहु अगर योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, अवस्था में बहुत अच्छे बैठे हैं, उससे केंद्र में चंद्रमा और सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक अच्छी बात इस कुंडली में क्या है कि चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल और सूर्य बैठे हैं, ये व्यक्ति को महान पराक्रमी बना देते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे पराक्रम की हानि हो रही थी, लेकिन वापस व्यक्ति फिर पराक्रम कैसे करता है? क्योंकि चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल और सूर्य बैठे थे। और भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि चंद्रमा से तीसरे घर में गुरु बैठे हैं। सुंदर क्यों है? इतनी आयु क्यों प्राप्त कर ली? क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर में शुक्र बैठे हैं, और उसी शुक्र के साथ राहु बैठे हैं जो व्यक्ति को बूढ़ा करके मारते हैं, आयु बड़ी लंबी हो जाती है। अभी भी बहुत है, अभी भी मैं समझता हूँ कि आपके पास अभी 6 साल की आयु है। इसमें सबसे जो कठिन दशा रहेगी वो रहेगी 2029 से 30 तक की। एक और दशा जो कठिन जा सकती है वो रहेगी 2027 से 29 तक, ये 2 साल जिसमें राहु में चंद्रमा चलेंगे। हालांकि चंद्रमा भी ठीक है, इस कुंडली में मृत्यु खराब नहीं है, अच्छी है। अगर ये तुला लग्न की कुंडली नहीं होती तो यहाँ जो गुरु मंगल और सूर्य बैठे हैं, इस वजह से जो परेशानी बन रही थी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती। मतलब ये मेष लग्न की कुंडली होती और अगर गुरु मंगल और सूर्य बैठे होते तो संतुलन बना होता, लेकिन तुला लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से गड़बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि छठवें भाव के स्वामी 12वें, ये दारिद्र दोष पैदा कर देता है। अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, लग्न में राहु के साथ बैठे हैं। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के, चतुर्थेश होकर के अष्टम भाव पे आयु दे देती है। और साथ ही साथ मंगल कौन है इस कुंडली के लिए? मारकेश। तो मारकेश का 12वें भाव में जाना डबल मारक बना देगा, तो इस कारण से मंगल की दशा कष्ट में जाने वाली हो जाती है। सूर्य कौन है? 12वें भाव से एक घर पहले 11वें भाव के अधिपति हैं। बुध और सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो व्यक्ति को कई जगह से धन देने वाला और उसका काम कभी रुकने वाला नहीं होता। धन हमेशा आता रहता है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है इस मामले में कि किसी से मुझे मांगना ना पड़े, ये इतनी बात। द्वितीय भाव में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। तृतीय खाली, चतुर्थ खाली, पंचम खाली, षष्ठम खाली, सप्तम स्थान भी लगभग खाली है, लेकिन पत्नी वहाँ पे कई बार पूर्व में शंकालु प्रवृत्ति वाली होती हैं। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना राहु के साथ, ये व्यक्ति के दिमाग को कई बार वहाँ भी खर्च करवाता है जिसकी आवश्यकता नहीं है या जहाँ आवश्यकता नहीं है। कई बार व्यक्ति वहाँ भी कुतर्क करते देखा गया है जहाँ पे तर्क की आवश्यकता थी। कई बार व्यक्ति अपने धन को, अपने बुद्धि को, अपने निर्णय को, अपने चिंतन को वहाँ भी खर्च करते देखा जाएगा जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है।
अष्टमेश के साथ राहु का बैठना लंबी आयु देते हैं और व्यक्ति के व्यय को कंफ्यूज करते हैं। साथ ही साथ वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु। कई बार तो ये भी बात होती है कि जब अष्टमेश के साथ राहु बैठ जाते हैं कि व्यक्ति परिवार के लोग जिसको प्रबल शत्रु मानते हैं उसको ये प्रबल अपना परम मित्र बना लेता है। साथ ही साथ ऑफिस में, व्यापार में कभी भी किसी से किसी भी प्रकार से असंतुलन में जाने वाला नहीं होता है। तो ये मैंने आप लोगों को पंचम सप्तम भाव पे इतनी चर्चा की। एक चीज़ और होगा जो सप्तम भाव पे देखने पे दिखाई देगा कि अगर सप्तमेश और द्वितीयेश अस्त होंगे तो दो बातें निकलेंगी कि एक व्यक्ति जब जब कोई निर्णय अपने परिवार के लिए लेता है, वो अपने लिए लेगा निर्णय, जो भी उसका अपना पर्सनल रहेगा, तो उसमें उसको लाभ होगा। जब जैसे ही उस पर परिवार जुड़ता है तो उसमें उसको नुकसान भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तमेश और द्वितीयेश अस्त हैं मंगल। हालांकि मारक ग्रह होकर के अस्त होंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि कम से कम व्यक्ति को वो बहुत ज़्यादा अपनी दशाओं में परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जब कभी भी मंगल और गुरु की दशा आएगी, जैसे राहु में गुरु, गुरु में मंगल, राहु की महादशा, गुरु की अंतरदशा या मंगल के प्रत्यंतर, तो इस स्थिति में जब कभी भी आएंगे तब ये अपने दशा में बीपी, शुगर और घाव, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, टेम्पर हो जाना, इस तरीके की समस्या देने वाले बनेंगे। गुरु की दशा में और मंगल की दशा में या राहु की दशा में व्यक्ति को किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ केतु की दशा में या केतु के अंतर में मानसिक तनाव को शांत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राहु की दशा हो या केतु का अंतर हो या केतु का प्रत्यंतर हो तो व्यक्ति को अपने दाम्पत्य में अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे का विशेषतया स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें सबसे ज़्यादा सावधान राहु में मंगल, मंगल में गुरु, इस दशा काल में अपने स्वास्थ्य, अपनी आयु, अपनी दिनचर्या, अपने पड़ोसी, अपने लोग, अपना व्यय, अपने पार्टनर, इन सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा संतुलन बनाना होगा। सप्तम भाव में केतु बैठ गए अष्टमेश लग्न में, तो मैंने क्या बताई कि राहु के साथ बैठे हैं। इस वजह से दिमाग को कई बार भ्रमित करना, व्यय को कई बार असंतुलित करना, बेवजह की बातों पे दिमाग का लगना और बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब राहु में शुक्र की दशा में भी होता रहेगा। नवमेश का लाभ में जाना ये भाग्यशाली लाभकारी योग होगा, जबकि यहाँ नवम भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना और सूर्य के साथ परिवर्तन करना, ये एक हद तक मतलब आप इसको 50 से 75% तक अच्छा कहेंगे। पर लाभ भाव के में भाग्य भाव के स्वामी का बैठना कई बार ये भाग्य को नुकसान भी पहुंचाता है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुरु भी पहले 12 में बैठे हैं, तो भाग्य का कारक 12 में, भाग्य के अधिपति जन्म कुंडली में एकादश में, तो वो पापी भाव है। तो भाग्य का स्वामी कहाँ बैठ गया? पापी भाव में। तो अब धर्म काम से प्रेरित होगा, वो व्यक्ति उतना ही दान करेगा, धर्म का पालन करेगा, धर्म मानेगा, पालन करने में उसको कई बार दिक्कत होगी। धर्म में रुचि है पर पालन जब करने की बात होगी तो उसमें वो गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे लोगों को ज्ञान देना बहुत अच्छा लगेगा, पर जब स्वयं पे वो लागू करना होगा तो व्यक्ति को वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो नहीं करेगा। मतलब ऐसे कहेगा लोगों को कि दान दो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे जगह पे दिमाग लगाओ, पर स्वयं पे अगर वो काम करना होगा तो नुकसान होगा, क्योंकि बुध यहाँ पापी भाव में बैठ गए हैं। 20 रुपये किसी को देना होगा तो व्यक्ति कई बार सोचेगा। दान ही करना है, गरीबों की मदद ही करनी है, मददगार की सेवा ही करनी है, पर ऐसा कई बार बुध की दशा में ऐसा नेचर आ जाता है। चलो यार अपन तो करते ही रहते हैं, तो इस तरीके का भाव आने लगता है, तो ये नहीं आना चाहिए। दशम स्थान में चंद्रमा का बैठना व्यक्ति को सामाजिक, बुद्धिजीवी, धर्मज्ञ, मर्म को समझने वाला, इमोशनल और अपने व्यापार में महारत हासिल करने वाला बना देते हैं। जबकि चंद्रमा आश्लेषा में मैंने बताया कोई न कोई बीमारी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों को होती रहती है। एकादशवें भाव के बुध पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो वहां पे व्यक्ति को सांसारिक सुखों से लबालब भरने वाला ही बना रहे हैं। जो भी इस कुंडली में कष्ट हो रहा है उसका एकमात्र कारण जरा समझिएगा, गुरु, मंगल और सूर्य 12वें और शनि का जन्म कुंडली में भाव के स्वामी का 12वें जाना, धनेश सप्तमेश, व्यापार और धन ही
अस्त हो गया, तो अस्त ग्रह ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं देते हैं, अस्त ग्रह परिणाम देते हैं, अपने कारक क्षेत्रों का परिणाम देते रहते हैं। तो मंगल पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, जिद्द, हठ, क्रोध, गुस्सा, रिस्पॉन्सिबल, ये सब देंगे। पर गड़बड़ी कहाँ होगी? अपने भाव की कमजोरी कर देंगे। तो धन बचाने में, धन कमाने में, पैतृक संपत्ति में, पड़ोसियों से, दिनचर्या में, है ना, डेली रूटीन जो होता है उसमें, व्यापार में, साइड बिजनेस में निगेटिविटी दे देते हैं। एक सूत्र और होता है जो मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं। गुरु ऐसे ग्रह हैं जो संसार के नाशक ग्रह हैं। क्या है? संसार को नाश करने वाले। जीव जो ग्रह है, जीव जिसे कहा गया गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो संसार से उनकी बहुत ज़्यादा लिप्ति नहीं होती, वो प्रवृत्ति उनकी संसार में चिपकने वाली नहीं होती। और एक इनके साथ बैठे ग्रहों का दोष हो जाता है। गुरु के साथ जो कोई भी ग्रह बैठेगा, वो गुरु उस ग्रह के कारक क्षेत्रों की हानि करने लगते हैं। ये मैं आप लोगों को नया बता रहा हूँ, जो मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था कि गुरु के साथ मंगल बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, तो मंगल और सूर्य के जो कारक ग्रह, कारक क्षेत्र हैं, सूर्य पिता का और आत्मा का, मंगल पराक्रम का और साहस का, है ना, धैर्य का, तो इन सभी क्षेत्रों में अब असंतुलन बनेगा। तो गुरु के साथ मंगल और सूर्य बैठे तो परम मित्र हैं, पर दरअसल व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का आत्मविश्वास, स्वाभिमान, दार्शनिकता, चिंतन, विनम्रता, जानकार होने के बावजूद लोगों को आदर में रखना, ये सब है, पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रेडेशन भी होगा। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गुरु के साथ जब भी कोई दो ग्रह या कोई एक ग्रह बैठ जाए तो देवगुरु बृहस्पति उसके कारक क्षेत्रों की हानि करने लगते हैं। ये सूत्र लिख लेना चाहिए आप लोगों को। इतनी मैंने बात बता दी। नवांश चक्र में वृश्चिक का नवांश बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अच्छी बात होगी कि यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ पे लग्न के अधिपति हैं और शनि वर्गोत्तम होके बैठे हैं। यहाँ सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, ये भाव बहुत अच्छा बैठा हुआ है। मतलब नवांश कुंडली में व्यक्ति ने विवाह का बहुत अच्छा सुख भोगा है, संपत्ति का बहुत अच्छा सुख भोगा है और आगे भी भोगता रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति का दाम्पत्य और उनका जो स्पाउस है, जो पत्नी रही, जो धर्म पत्नी रही, वो कृतज्ञ रही, प्रेम करने वाली रही और बुद्धिशाली रही, तर्क से युक्त रही, विनम्र होने के साथ साथ अच्छा गुण दोष लेकर के पैदा हुई, अच्छे गुणों से पैदा हुई। इसमें कभी कभी घर में परिवार के लोगों के कारण कलह का वातावरण बनता है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे गुरु बैठे हैं, ये बहुत सुंदर बात हो रही है। यहाँ गुरु कन्या राशि में बैठे हैं और नवमांश में वृष में जा रहे हैं, इस वजह से गुरु की दशा अच्छी जाएगी। कभी भी अगर पीछे भी गुरु का अंतर आया होगा तो गुरु की दशा में व्यक्ति को धन, मान, व्यापार वगैरह लाभ होता है, पत्नी से सुख प्राप्त होता है। नवांश कुंडली के पंचम भाव में राहु मीन राशि के बैठे हैं और लग्न कुंडली में वो तुला के बैठे हैं। इस वजह से राहु की दशा में व्यक्ति को रोग सताता है। कई बार उसको संतति से दूर या संतति से कभी कभी मतभेद में देखा जाता है, या वो भविष्य को लेकर के, अपने बुद्धि को लेकर के, इस बात को लेकर के चिंता करते रहता है कि पता नहीं उम्र कैसे बीतेगी, कहीं भोगना ना पड़ जाए, बिस्तर पे ना पड़ जाऊं, बेड रिडन ना हो जाऊं। तो ये इस तरीके के ख्याल राहु के पंचम भाव में बैठने के कारण होता है। और कई बार व्यक्ति का पेट कमज़ोर होता है, पेट में, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा जगहों पे दिमाग लगाना, अवस्था के हिसाब से सोच बैलेंस नहीं है, या अवस्था के हिसाब से सोच मैच नहीं करती है। मतलब है अगर 60 साल की तो अवस्था फिर भी अभी जो है वो 60 साल की है, पर विचार अभी भी 45 वर्ष का है, या ऊर्जा अभी भी उतनी ही है। अगर मंगल अस्त नहीं होते तो ये ऊर्जा और भी ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत हो जाती। लेकिन इतनी बात है, नवांश कुंडली में मंगल और सूर्य का संबंध एक साथ चतुर्थ स्थान को देख रहा है। इस कारण से व्यक्ति पराक्रमी और समाज में अच्छा नाम रोशन करने वाला, अपने पितरों की और कुल देवता की पूजा करने वाला होता है, उपासना करने वाला होता है। लेकिन एक दोष होगा जो नवांश कुंडली में चंद्रमा और मंगल के कारण होगा कि व्यक्ति कई बार अपनी समस्या पे मूलतया समझ नहीं पाता है, या समस्या पे चिंतन नहीं कर पाता है। ये शिकायत उसके घर वाले करेंगे और इसके कारण कई बार घर में थोड़ा बहुत मतभेद बना रहेगा। गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पे, गुरु का प्रभाव बुध पे, गुरु का प्रभाव लग्न पे, गुरु का प्रभाव तृतीय भाव पे। इस वजह से यहाँ पे पराक्रम, दाम्पत्य, विवाह आदि में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जो मन कभी अशांत हुआ है विवाह को लेकर के तो वो इसी के कारण हुआ है। बाकी शनि अगर वर्गोत्तम है तो ये बली हैं, और मैं समझता हूँ कि तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि देव का पंचम और चतुर्थ के स्वामी होकर के बली हो गए वर्गोत्तम होकर के, तो इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। इसमें भी और भी अच्छी बात है, दशमांसा चक्र भी वृश्चिक का बना है। यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं। ये इतना बढ़िया हो जाएगा
इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के दशम के अधिपति होते हैं, यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश होते हैं। चंद्रमा लग्न में और बुध और शुक्र एक साथ व्यक्ति को मन काम में लगता है। कारोबार को लेकर के उसका दृष्टिकोण बड़ा उदार और सकारात्मक होता है। मन काम में लगने के साथ साथ वो काम से फायदा भी करता है। साथ ही साथ कभी कभी जो थोड़े बहुत मतभेद बने हैं कारोबार में, वो सूर्य और मंगल के अष्टम भाव में जाने के कारण बने हैं। इस कारण से वो कई बार अपने कारोबार में उस तरीके का दिमाग लगाना तो चाहता है, पर उसमें कई बार वो असफल महसूस करते या होते देखा गया है। दशमांशा चक्र में मंगल और सूर्य का जो संबंध बन रहा है वो एक साथ अष्टम भाव में बना है। इस कारण से कई बार व्यक्ति ने अपने पराक्रम का गलत इस्तेमाल भी किया है। कई बार पद पे रहने के कारण या पद पे होने के बावजूद या पद मिलने के कारण कई बार उसके गरिमा से नुकसान भी हुआ है। या ऐसा होता है कि कई बार अपने व्यक्ति पद का गलत इस्तेमाल भी कर जाता है अनजाने से, जान करके नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस गुरु की दृष्टि भी सूर्य और मंगल पे है। इस वजह से जानबूझ करके व्यक्ति कभी भी कोई गलत नुकसान नहीं करेगा लोगों का, लेकिन हुआ जरूर है। और उसके धन पे कई लोगों का घर भी चला है। एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति के लिए भले कोई खड़ा ना हो, पर वो सबके लिए सदैव उपस्थित रहा है। ये सूर्य और मंगल रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। नशे के चपेट में जाने वाला कई बार व्यक्ति किसी एक, नशे का अर्थ शराब जुआ सट्टा जैसा नहीं, किसी एक चीज़ का व्यक्ति आदी हो जाता है। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे सुंदरता हो जाए, जैसे सुंदर दिखना हो जाए, जानकारी, ये एडिक्शन होता है कि मुझे बहुत सारी क्षेत्रों की जानकारी हो जाए, मित्रता, लोगों के साथ समय बिताना, कोई भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा जीवन में घुसी हुई है, तो ये असंतुलन कभी कभी पारिवारिक मतभेद को देने वाला हो जाता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में रही। अभी राहु की दशा है, लाजवर्त धारण करना चाहिए। कम से कम चतुर्थी का व्रत आवश्यक रूप से कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दुर्वा, गाय की सेवा और ग्रंथों का अध्ययन, गीता भागवत गीता का पाठ होता रहे प्रत्येक दिन। रामचरितमानस का पाठ आवश्यक रूप से करें। शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए सफ़ेद और नीला रहेगा। धन कमाने के लिए इस कुंडली के लिए पूरब दिशा बहुत अच्छी रहेगी। मैत्री, कुंभ और मिथुन वालों से अच्छा रहेगा। अभी आने वाले समय को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए कम से कम प्रत्येक दिन देवी मैया के देवी कवच का पाठ आवश्यक रूप से किया जाए। साथ ही साथ सप्तश्लोकी गीता, सप्तश्लोकी भागवत और सप्तश्लोकी जो दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी जो देवी जी का वो है, वो आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्लियर है? अब क्या बताऊं, इस कुंडली में अभी राहु की दशा में हमें सावधान होना है 2029 से 30 तक। बाकी चंद्रमा में तो थोड़ा बहुत मन परेशान होगा, लेकिन ऐसे खराब दशा जो थी इस कुंडली की, वो राहु में केतु वाली, वो निकल गई। व्यक्ति को कई बार प्रगति बाधित भी होती है, किसी दूसरे की दृष्टि से व्यक्ति को नजर भी लगता है। लग्न पे राहु केतु का असर होता है, तो व्यक्ति को अपने काम जब तक पूर्णतया बन न जाए तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। व्यक्ति ने बहुत काम किए हैं और आगे भी उसकी तरफ दिमाग चलता है, उसके अनुभवों से बहुत लोगों को फायदा होता है, वो लेखन बड़ा अच्छा कर सकता है बुध के कारण। और अगर एक बात समझें तो चंद्रमा से दूसरे घर में बुध बैठे हैं, व्यक्ति को मृदुभाषी बनाते हैं। यहाँ से तीनों घर में व्यक्ति को पराक्रम और भाग्यशाली, चौथे स्थान में सुंदर और सुंदर दाम्पत्य, पांचवें स्थान में शनि व्यक्ति को देर से, विलंब से संतान की प्राप्ति, करियर का ग्रोथ और देर से प्रगति करना, लेकिन स्थिर प्रगति करना, ऐसा होता है। केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी, इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़े तो जा सकता है। हालांकि अब वैसी अवस्था है नहीं। क्लियर है? जितना ज़्यादा हो सके, मैंने जो मंत्र कहा है, ओम सर्पेभ्यो नमः, देवी कवच का पाठ, 43 दिन तक लगातार गाय की सेवा, उबला हुआ दाल, इसके साथ देवी कवच मैंने कहा, सप्तश्लोकी गीता, सप्तश्लोकी भागवत जो देवी मैया का जो है ना, और उसके साथ चतुर्थी के दिन या गणेश जी की पूजा विधिवत रूप से अगर हो जाए तो ठीक है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।